नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में क्लास नंबर 189 में मैं आपके बीच बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस समय इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन पर चर्चा चल रही है। हमने आपको आरई के बारे में, डब्ल्यूई के बारे में विशेष चर्चा की थी और आज हम चर्चा कर लेते हैं बीई यानी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी में जो पौधे मिलाए गए हैं वे हैं कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस, चिनकोना कैलिसिया, इरवम लेंस, पाइनस मैट्रिटिमा, पाइनस नाइग्रा, साल्वा स्क्लेरा और साल्विया ऑफिसिनेलिस। और ये सभी लगभग 14% के अनुपात में मिक्स किए गए हैं। इन पौधों के अर्क निकालने के बाद, अलग अलग पौधों के अर्क निकालने के बाद, इन पौधों के अर्क को आपस में 14% के रेशियो पर मिला करके ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया गया है। ये जितने भी पौधे हैं, ये जो 7 पौधे इसमें मिलाए गए हैं, ये 7 पौधे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से जो बैगनी रंग है, ब्लू कलर का है, विशेष करके चांदनी रात में जो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा पर जो प्रकाश टकराता है और वो टकरा करके जब वापस पृथ्वी पर आता है तो उसमें जो सफ़ेद रात के आसमान के नीले कलर से जो अल्ट्रावायलेट रेज टकरा के आती हैं वो भी पौधे अवशोषित करते हैं। ये विश्लेषण के तौर पर माना गया है कि अल्ट्रावायलेट में बैगनी किरणें की जो सक्रियता होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है। तो जो बैगनी रंग की किरणें हैं ये शरीर में विशेष करके आर्टरीज, वेन्स और हार्ट पर, यानी बीई का या ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का हमारे आर्टरीज, वेन्स और हार्ट के विभिन्न गतिविधियों पर इनका नियंत्रण होता है। यानी ये आर्टरीज के, वेन्स के और हार्ट के विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर अपना योगदान करती हैं। और या यूँ कहें, अगर मैं अपनी बात करूं, या अपनी बात का मतलब हमारी टीम यानी डॉक्टर रमाशंकर एंड कमेटी की, तो हम लोगों ने बीई का प्रयोग मात्र और मात्र शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त के संचार को प्रॉपर बनाए रखने के लिए ही किया है। यानी जिन अंगों में रक्त का संचार ये लगता हो कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, हम लोगों ने उन अंगों को प्रॉपर वे में वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचता रहे, इसके लिए बी का प्रयोग किया है। और बी के साथ जब हमने जी मिला दिया तो जहाँ पे पस बनने की संभावना थी वो पस बिल्कुल चेक हो जाता है। किसी भी घाव के कट जाने पर, फट जाने पर, चोट लग जाने पर अगर वहाँ कट गया है तो बीई और जी का एक ड्रेसिंग मटेरियल, जैसे आपके विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में ड्रेसिंग के ऑइंटमेंट आते हैं, ड्रेसिंग के लिक्विड आते हैं, उसी तरीके से आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बीई और जी का लिक्विड अगर आप गाज में भिगो करके किसी घाव पर लगा दें और ड्रेसिंग कर दें तो अन्य चिकित्सा पद्धतियों के जो ऑइंटमेंट हैं उसकी अपेक्षा लगभग 7 गुना जल्दी घाव को ठीक होते हुए बी और जी के द्वारा देखा गया है। मेरा तो एक और अनुभव रहा है कि हमारे एक सर्जन मित्र थे और जो ऑपरेशन कर लेते थे तो हमसे कहते थे कि डॉक्टर ने ज़रा अपना मिक्सचर देना, हम पेशेंट के इस घाव पर ड्रेसिंग कर दें। और मैं उनको सीसी बना करके देता था और वो कहते थे पता नहीं तुम्हारी दवाओं में क्या है, क्या जादू है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, ना तो मैं इसका बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर पाता हूँ, लेकिन ये मान के चलता हूँ कि तुम्हारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये दवा मेरे काम की है। और कभी कभी कहते थे कि भाई दर्द हो रहा है, हमने तो एंटीपायरेटिक दे रखा है, क्या तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा है? तो जब मैं कभी उसमें 5 बूंद S5 और C7 मिला करके उनको देता था तो कहते थे कि यार रिस्पांस तो आ रहा है पेशेंट को हमारे, क्योंकि वो कहता दर्द
में काफ़ी राहत है सर, ऑपरेशन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो बी और जी के साथ अगर S5 और C7 आप मिला देते हैं तो अच्छे से अच्छा घाव आपका भर जाएगा, घाव में बाहर के बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन रुक जाएगा। आप ड्रेसिंग कर देंगे तो घाव अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से कवर होगा। चूँकि आप यही दवा अंदर से पेशेंट को खाने के लिए भी देंगे और यही दवा आप ड्रेसिंग के लिए लगाएंगे तो घाव के भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे पास एक जीभ के कैंसर का रोगी है, बहुत ही जटिल परिस्थितियाँ हैं उसकी, लेकिन मैं उसको BGS5 C5 पीने के लिए भी 5 ड्रॉप देता हूँ सुबह दोपहर शाम। और उसके घाव को मैंने उसके वाइफ से कहा है कि आप जितना ये सह सकते हैं दर्द को, उस हिसाब से गाज में इसको डुबो करके 10 बूंद 1 कप पानी में डाल करके इसको गाज उसमें भिगो लीजिए और जितना आप संभाल करके उस घाव को साफ़ करके वहाँ पे जितना स्लैब है, जो सफ़ेद वाला पार्ट हो जाता है किसी घाव में और वो पस भी नहीं होता है, उसको स्लैब कहते हैं, उसको धीरे से आप हटा कर दिए, वहाँ से हटाते रहिए ताकि घाव अंदर से जल्दी पूरे। और मुझे उसमें बहुत अच्छी सफलता भी दिखाई पड़ रही है। अभी चूँकि रोगी दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के केस को बिगाड़ चुका था, इस नाते मुझको फिर से उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मैं हर 15 दिन बाद उसके वीडियो से उसका आंकलन कर रहा हूँ। चूँकि मेरे घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर से वो पेशेंट है, उसके गार्जियन हमारे पास आते हैं दवा लेने, लेकिन फिर भी मैं वीडियो कॉल से उसके जीभ का जो परिस्थिति है उसको देख करके उनको सलाह देता रहता हूँ। तो अब बी का प्रयोग जो हम कर रहे हैं, हमारी चर्चा बी पर चल रही है। बी को हम ये कह सकते हैं कि रक्त के जहाँ भी जमने, रक्त अगर कहीं पर कट गया, फट गया, रक्त का मतलब अगर शरीर का कोई भाग कट गया है, टिश्यू कट गया और वहाँ पर ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही है, तो ब्लीडिंग को चेक करने के लिए महिलाओं की, अब देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रक्त को तेज करने के लिए और रक्त को धीमा करने के लिए दवा एक ही है, बी। यानी किसी के घाव को अंदर से और बाहर से देने की दवा एक है। हम ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए, जैसे चोट लग गया, सपोज कीजिए हम जा रहे हैं, हमको पैर में ठोकर लग गई, तो पैर में ठोकर लगने पे क्या क्या परिस्थितियां होंगी। ठोकर लगेगी तो वहाँ के टिश्यू ब्रेक होंगे, अगर कट गया है तो ब्लीडिंग हो जाएगी, और अगर नहीं कटा है तो वहाँ पे टिश्यू ब्रेक होंगे, अर्थात वहाँ पे वेन्स भी ब्रेक होंगी, आर्टरीज भी जो है वहाँ पे टूट जाएंगी, और टूटने के बाद जो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन आपके पैर से लौट करके वापस आ रहा था, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। यानी शरीर का वो भाग जहाँ पे स्वेल कर जाएगा या सूजन आ जाएगी, वहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे रोक दिया गया है, एक बैरियर बन गया है। उस बैरियर को हटाने के लिए आपको बी का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। अब चूंकि जो ताज़े घाव होते हैं, जो ताज़े चोट होती हैं, उन पर हम A1 का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो आर्टरी से संबंधित होता है। लेकिन जब वही चोट पुरानी हो जाती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आर्टरी से निकल करके वो वेन्स पर चला जाता है। तो जब आपके पास कोई ऐसा रोगी आता है कि स्वेलिंग उसकी बनी है, 3-4 दिन या 5 दिन 6 दिन बाद आपके पास आता है और कहता सर हमारा ये चोट लगी थी, यहाँ पे सूजन आ गई है, कालापन पड़ गया और ये ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको A1 का प्रयोग नहीं करना, वहाँ पे आपको A2+ BE का प्रयोग करना है। और अगर तुरंत चोट लगी है, कोई आपके पास आया है, तो वहाँ पे आप A1 और BE दे सकते हैं, क्योंकि आर्टरीज का काम केवल कुछ देर के लिए है। चोट में या कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन अगर तुरंत कहीं पर डिस्टर्ब हो रहा तो वहाँ पर आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन अगर 2-3 दिन बाद वो चोट पुरानी हो गई है तो वहाँ पे आपको वेंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो आर्टरीज से वेंस पर आप A1 आपकी आर्टरीज के लिए है और A2 आपकी वेंस के लिए है और B आपकी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए है। अब B का केवल ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के अलावा विभिन्न अंगों पर, विभिन्न अंग का तात्पर्य रक्त का संबंध शरीर के हर कोशिका से है, हर ऊतक से है, ECF से है, टिश्यू फ्लूइड से है। चूँकि ब्लड ही तो टिश्यू फ्लूइड बनता है, लिम्फ बनता है, ब्लड का सीरम पार्ट निकल करके आपका लिम्फ बन जाता है और ब्लड का ही अगला पार्ट जो लिम्फ के आगे चलता है वो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। यानी प्रकृति ने अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिचुएशन के लिए, ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए, विभिन्न प्रकार के संदेशों को पहुँचाने के लिए आर्टरीज और वेंस के आगे लिम्फेटिक चैनल में यहाँ तक की व्यवस्था कर रखी है। यानी पहले ब्लड, फिर ब्लड नहीं जा सकता तो लिम्फ नहीं, आगे बढ़ाने के लिए लिम्फेटिक चैनल। तो अगर चोट पुरानी हो गई तो वहाँ पे लिम्फेटिक चैनल भी इन्वॉल्व होंगे, तो फिर हमको वहाँ पर L1 का भी प्रयोग करना पड़ेगा। यानी L1 A2 B जब आप देंगे तो पुराने से पुराना चोट जो स्वेलिंग है, सूजन है, वहाँ पर ये काम करेगा। अगर कोई गांठ बन रही है
तो वहाँ भी ब्लड ज़रूर इन्वॉल्व हुआ होगा, मांसपेशियाँ वहाँ कड़ी हुई होंगी, तो वहाँ पे आपको C4 के साथ B और A2 का प्रयोग या C7 का प्रयोग करना होगा। आपके लंग्स में, आपके किडनी पर, स्प्लीन में, आपके शरीर की विभिन्न मांसपेशियों में, आपके ब्रेन में, आपके आई के आसपास जितनी भी आर्टरीज और वेंस का जहाँ तक जमाव है, जहाँ तक जाल बना हुआ है, वहाँ पर सब हर अंगों के कार्यप्रणाली में आपको बी याद करना पड़ेगा। अब आँखों में लाली आ गई है, आँखों से पानी निकल रहा है, आँखें लाल हो गई हैं, तो वहाँ पर जो वेंस हैं वो निश्चित रूप से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है और आपकी आँखों में लाल रंग झलक रहा है, तो वहाँ पे आपको A2 और B दोनों देना है। यस 12 तो आप देंगे ही, चूंकि आंख से संबंधित है, लेकिन चूंकि आंख में लालीपन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि ब्लड का जमाव वहाँ पर हुआ है किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो कोई आपके आंख में कीड़ा चला गया हो या आपके आंख में चोट लग गई हो या कोई एक्सीडेंटल केस हो जहाँ पर आपके आंख में पूरी लालिमा आ गई है। यहाँ पे मैं फंगस की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, फंगस में भी ब्लड आँखों में आ जाता है और लालिमा आ जाती है, तो चाहे वो फंगस के कारण हो, चाहे वो वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो या आपके चोट के कारण हो, अगर आपके आँख के आसपास भी आपको कोई इस तरह की रेडनेस दिखाई पड़ती तो वहाँ भी आपको बी का प्रयोग करना है। तो बी का एक बहुत विस्तृत प्रयोग है। महिलाओं में डिसएमोनेरिया हो जाना, अनियमितता हो जाना, पीरियड का समय से ना आना, पीरियड रुक रुक के आना, पेनफुल होना, सब में बी का प्रयोग आप करेंगे। बी की मात्रा घटा के बढ़ा करके आप जैसा भी रोगी के उसके फिजिकल वैल्यू को देखते हो, उसकी एज और उसकी फिजिकल फिटनेस को देखते हुए आपको बी और A2 और A1 तीनों का चुनाव सोच समझ के करना पड़ेगा। ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। यानी हम ये मान सकते हैं कि नीली बिजली या ब्लू इलेक्ट्रिसिटी आपके धमनी तंत्र और शिरा तंत्र दोनों को प्रॉपर बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, सर दर्द में आमतौर से हम WE का प्रयोग कराते हैं कि सर दर्द, WE देते हैं कि मानसिक शांति मिले और व्यक्त हो जाए। लेकिन अगर सर दर्द लगातार बना हुआ है, 2 महीने 3 महीने से लगातार उसको मेनिंजाइटिस की संभावनाएं लग रही हैं या उसके आँखों में कोई कमी हो उससे भी उसका सर दर्द बना हुआ, तो हम ये मान के चलते हैं एज ए फिजिशियन कि इसके ब्रेन पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में जा रहा है और वहाँ पर रुकता है कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए रुक जाता है, तो सर दर्द यहाँ पर बना रहता है क्योंकि ब्लड वहाँ पर रुक रुक के चल रहा है। कोई क्लॉटिंग हो सकती है या कोई उसके मार्ग में कोई रुकावट आ सकती है, तो वहाँ पे हम A2 का प्रयोग तत्काल करते हैं। पहले हम A1 देते हैं, अगर A1 से 1-2 दिन में आराम नहीं मिल रहा है तो हम A1 को चेंज करके A2 के साथ B और C7 जैसे जोड़ते हैं तैसे हम देखते हैं कि वहाँ पर लाभ शुरू हो जाता है। देखिए, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हर रोग के विशेषज्ञ नहीं हैं और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप हर रोग मेरे पास ना भेजा करें। कुछ रोगों से आप लड़िए और कुछ रोगों से आप अपना दिमाग लगाइए, और मैं भी अपना दिमाग लगाता हूं क्योंकि हर रोग, जितने रोग आप पूछते हैं, ऐसा तो नहीं मेरे 36 सालों में मैंने सारे तरह के रोगियों को देखा हो, ऐसा नहीं है। मैं इसको ना तो झूठ बोल सकता हूं। मेरे पास जो विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, मैं 2 रोगों का बहुत ज़्यादा रोगी मेरे पास आते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट वाले जो मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं, दूसरे सेक्स डिजीज से जो परेशान होते हैं, महिलाओं के विभिन्न प्रकार के रोग, बच्चों के विभिन्न प्रकार के रोग आते तो हैं। लेकिन जैसे अब आपने कह दिया कि सर ज़रा इसको देख लीजिए, इनकी डायलिसिस 4 साल से चल रही है, इनके पूरे शरीर में छाले निकल रहे हैं जो है 15 साल से, इनको लकवा। अभी दिन में एक सज्जन ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आपने एक दिन क्लास में बताया कि लकवा में ये दवा देने से 2 घंटे में रोगी को आराम हो गया, तो क्या 2 महीने पूर्व एक व्यक्ति को लकवा लगा था, क्या मैं ये दवा प्रयोग कर लूँ? अब बताइए। मुझे हंसी भी आती कि आप लोग ऐसे सवाल करते क्यों हैं। एक्यूट लकवा के केस में मैंने वो फार्मूला बताया उनको फ़ोन पर, उन्होंने उसका प्रयोग किया, रोगी को लाभ हो गया। अब आप क्रॉनिक लकवा, जिसको लकवा लग चुका है उसके अंग में, हाथ पैर उसका बेकार हो चुका है और 2 महीने से वो बिस्तर पर है, तो वहाँ पे हमारा वो फार्मूला कैसे काम करेगा? हमको तो उसको रिक्योर करना है ना। रिक्योर करने का मतलब ये हुआ कि अब हम धीरे धीरे उसमें लाभ दे पाएंगे और वो चीज़ नहीं ला पाएंगे जो हमने त्वरित दिया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके क्लिनिक पर कोई एक्यूट पेशेंट आता है किसी भी रोग का, तो उस पर नियंत्रण करना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों का बड़ा बढ़िया रिस्पांस मिलता है। उस पर आपको जो
आप जो कवर करते हैं। लेकिन क्रॉनिक में हम रिजल्ट तो लेते हैं, लेकिन वो रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिल पाता जितनी जल्दी आप अपेक्षा करते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के रिजल्ट समान हो जाएं। क्योंकि एक्यूट का तो मतलब है इंस्टेंट रिजल्ट देना, लेकिन क्रॉनिक में इंस्टेंट रिजल्ट हम कैसे दे सकते हैं? क्रॉनिक में रोगी 2 महीने से लकवा में पीड़ित है, तो हमको दवा देंगे, कुछ समय तक वो दवा जा करके विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में अपना घर बनाएगी, विभिन्न प्रकार के दवाओं का पिछला जो उन्होंने उपयोग किया होगा उसको हटा करके फिर एंजाइम्स उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, तो थोड़ा तो समय लगेगा उसमें। दोनों के फार्मूले समान नहीं हो सकते, दोनों की दवाएं समान नहीं हो सकती हैं, तब दोनों का संशोधन समान नहीं हो सकता है। इस नाते ये मान के आप चलें कि एक्यूट और क्रॉनिक में आपके फार्मूले अलग अलग बनेंगे। एक ही रोग पर अलग अलग फार्मूले बनेंगे, अलग अलग डोज बनेगी, अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, ये तमाम एटमॉस्फेयर का भी परिवर्तन हो सकता है। अब एक रोगी उत्तर प्रदेश में है और उसका पेट बिल्कुल सही है, और जैसे उस रोगी को हम उत्तरांचल में या उत्तराखंड में भेज देते हैं, उसको कुछ उसके पेट में कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, गैस बनने लगती है, अपच होने लगती है कुछ दिनों तक, जब तक उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता है। फिर जब वहाँ पर रहने का आदी हो जाता है तो फिर सामान्य रूप से आ जाता है। तो अब वहाँ पे जो कोई पहुँचा है तो हमको एक्यूट मानना पड़ेगा, और कुछ अगर 2-4 महीने 1 साल वो उत्तराखंड में रह लिया तो फिर अगर उसको वो रोग होता तो वहाँ पे क्रॉनिक बन जाएगा। ये आपको समझना होगा कि हम किस तरीके से डोज दें, किस तरीके से दवा का चुनाव करें। तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी में सूर्य के प्रकाश की बैगनी किरणें, नीले रंग की किरणें इनमें समावेशित की गई हैं, और इनमें शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में रक्त के संचार को प्रॉपर बनाए रखने का गुण होता है। शरीर के जिन अंगों में रक्त का संचार प्रॉपर हमको लग रहा नहीं चल रहा है, कहीं पर लालिमा आ गई है, कहीं पर सूजन आ गई है, कहीं पर चोट लग गई है, फोड़े फुंसी निकल आए हैं, घाव हो गया है, कहीं कट फट गया है, एक्सीडेंट में हमारा बोन टूट गया है, बोन मैरो का फंक्शन लो हो गया है, स्प्लीन का फंक्शन कम हो गया है, लीवर का फंक्शन कम हो रहा है, हार्ट सही पंप नहीं कर रहा है, तो यहाँ सब जगहों को हमको बी का चुनाव करना पड़ेगा। और ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, एक सामान्य तरीके से रोगी के शारीरिक दशा के अनुपात में देखते हुए आपको इसका चुनाव करना है। इससे पहले कि मैं इस क्लास को बंद करूं, आज हमारे दिन में, नाम तो मुझे नहीं, मैंने चूँकि फ़ोन पर नंबर आया था, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा सर ज़रा इंजेक्शन के बारे में आज क्लास में ज़रूर चर्चा कर लें। देखिए, इंजेक्शन आईवी या आईएम लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। हम मस्कुलर लगाते हैं तब भी हम स्किन को पिंच करके, मांस को पिंच करके अंदर भेजते हैं, और टिश्यू के जा करके टिश्यू फ्लूइड तक या उसके ब्लड आर्टरीज तक जाके हम उसको पंच करते हैं। आईएम लगाते हैं तो इंट्रावेनस लगाते हैं, हम सीधे नस में लगा देते हैं और वो ब्लड के माध्यम से दवा शरीर में पहुंचती है। ये विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का, या यूँ कह लें कि मॉडर्न साइंस में उन्होंने ये 2 तरीके लगा रखे हैं कि किसी रोगी को दवा पेट में जाकर के टैबलेट या कैप्सूल देर में घुलेगा, उसको रोगी को देना है, तो हम इसको लाइए आईएम या आईवी से इसका इंजेक्ट कर दें और ये दवा पहुंचा दें शरीर में। ये उनका अपना मैनेजमेंट है, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे कुछ पूर्व वरिष्ठ चिकित्सक साथियों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंजेक्शन की प्रणाली को शुरू तो किया, लेकिन वो सफल प्रयोग नहीं रहा। उन्होंने नकल किया दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की। कभी आपने किसी हकीम को नाड़ी के अलावा, जड़ी बूटी देने के अलावा, क्या कभी इंजेक्शन की बात उन्होंने किया? होम्योपैथी में भी इंजेक्शन की कोई प्रथा नहीं है। कुछ डॉक्टर्स अगर उसको इंजेक्ट करना चाहते हैं तो वो उनकी प्रणाली में या उनके पैथी में नहीं आता। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंजेक्शन की प्रणाली कम से कम डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की जो एक टीम रही है, इस टीम ने इंजेक्शन प्रणाली को नकार दिया है। मैं इंजेक्शन प्रणाली पर बिल्कुल भी अब सहमत नहीं हूँ। हमारी दवाएं हमारे जीभ के माध्यम से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाती हैं, हमारे माउथ आर्गन्स पर जाती हैं, हमारे आर्टरीज वेन्स पर वो सीधे नहीं जाती। वो वहाँ से निकल करके कहाँ जाती हैं? हमारे नर्व्स पर।
नर्व्स के टिश्यू फ्लूइड से लेकर के ईसीएफ और टिश्यू फ्लूइड के बीच वो कार्य करते हुए टारगेट सेल तक पहुंच जाती हैं। और ये एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स के टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए ब्लड माध्यम नहीं हो सकता। एंजाइम्स के टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए ब्लड माध्यम नहीं हो सकता। इंजेक्शन चाहे वो इंजेक्ट करें आईवीएम में चाहे आईएम में, दोनों में ही हम सीधे ब्लड से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हैं ये तंत्रिकाओं से संबंधित हैं। हमारे ब्लड में जो किसी के चलने की गति है उससे 300 गुना ज़्यादा तंत्रिकाओं में इलेक्ट्रॉन तेज चलते हैं, क्योंकि ब्लड स्वयं एक टिश्यू है। ब्लड स्वयं एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो जब ब्लड स्वयं एक कनेक्टिव टिश्यू है तो हम किसी टिश्यू के माध्यम से किसी टिश्यू को टच नहीं कर सकते। और टिश्यू से टिश्यू का फंक्शन जो है ये देर से होता है, क्योंकि टिश्यू से टिश्यू का फंक्शन उसके सेल वॉल, एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल में, दूसरे सेल वॉल से तीसरे सेल वॉल में जानने में समय लगता है। जितनी देर में इंजेक्शन अपना काम करेगा उसका 1/300वें भाग में, यानी लगभग 300 गुना ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा तुरंत काम करेगी। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे दूं, अगर आप सहमत हों या लोग सहमत हों या करके देखें। कॉलरा के पेशेंट को अगर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव देखेंगे तो न तो हमको ड्रिप की आवश्यकता है न इंजेक्शन की आवश्यकता है। अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को बना करके उसको 1 गिलास पानी में अपने सामने पिलाना शुरू कर दें तो महज 20 मिनट बाद रोगी बैठ सकता है और उसकी यूरिन पास होने लगेगी, क्योंकि कॉलरा के पेशेंट में यूरिन ब्लॉक होने लगती है, जी मचलाता है, वोमिटिंग होती है, स्टूल पास होता है लेकिन यूरिन पास नहीं होता। जब तक यूरिन पास हो रहा है तब तक अगर स्टूल पास हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं तो वहाँ पे खतरा नहीं है। लेकिन अगर यूरिन ब्लॉक हो रही है, यूरिन ब्लॉक क्यों हो रही है? क्योंकि यूरिन की मात्रा आपकी जो पानी है वो यूरिन बन ही नहीं पा रहा है, पानी ब्लड में जा ही नहीं पा रहा, तो ब्लड छन नहीं पा रहा, ब्लड से पानी छन नहीं रहा है। पानी सीधा आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के सीधे स्टूल के माध्यम से लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के बाहर निकल जा रहा है। यानी पानी को तुरंत रोकना है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में, जहाँ से वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड पर पहुँचे और ब्लड के माध्यम से सारे पार्ट में पहुँचे और वहाँ से किडनी में जाकर के छने और तब यूरिन बने। तो जब आपका पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है? हम इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक में पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करने की जब मेडिसिन देते हैं तो तुरंत वो पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आता है, ब्लड से छन करके जो पानी होता है वो यूरिन बन जाता है और यूरिन उसको पास होने लगती है, यूरिन की अनुभूत होने लगती है। ड्रिप चढ़ाने में क्या होता है कि मुंह से दे रहे हैं तो भाई बाहर नहीं जा रहा, तो वो तो कहते हैं चलो इसको जल्दी जल्दी ड्रिप चढ़ा दो, इसको ग्लूकोज मिल जाएगा और तुरंत इसका यूरिन पास होना शुरू हो जाएगा। तो जो काम वो ड्रिप में कर रहे हैं वही काम हम ओरल कर रहे हैं। और हमारी दवाओं में ये शक्ति जब ये स्टमक में जाएंगी तो ये इनका काम एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, फिर ये वहाँ पे एंटी रिएक्शन नहीं करेंगी। इसीलिए कॉलरा के पेशेंट में हम कभी ड्रिप चढ़ाने की सलाह नहीं देते। हम ये नहीं कहते कि आप ना चढ़ाएं, क्योंकि ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट किसी पैथी का कोई प्रमाणिक नहीं है। हर पैथी मैनेजमेंट में, अब जैसे लोग कहते हैं थर्मामीटर क्यों रखते हैं आप, स्टेथोस्कोप क्यों रखते हैं, बीपी मशीन क्यों रखते हैं, आप टेस्ट क्यों कराते हैं? भाई ये सब तो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट है ना। हमको फीवर का अंदाज़ा लेना है तो हम थर्मामीटर लगाएंगे कि फीवर कितना है। हमको हार्ट बीट लेना है तो हमको स्टेथोस्कोप लगाना है। हमको बीपी टच करना है कि बीपी बढ़ रहा है घट रहा है तो हमको तो बीपी मशीन का इस्तेमाल करना है, या तो फिर हम पल्स रेट देख करके बीपी को कैलकुलेट कर लें। तो ये किसी पैथी का नहीं है कि हमारे क्लिनिक पर अगर थर्मामीटर रखा है या बीपी मशीन रखा है तो आप किसी पैथी की नकल कर रहे हैं या आप झोला छाप हैं। ये तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट है। इस नाते इसमें कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंजेक्शन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ब्लॉक है। इसको जो लोग बनाते हैं वो केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। हमारी स्पैज्रिक एसेंस की D3 की मेडिसिन ही हर रोगों के लिए कारगर है, हर तरह से कारगर है। इस नाते हमें इंजेक्शन के बारे में, ऑइंटमेंट के बारे में, कैप्सूल के बारे में, टैबलेट के बारे में सोचना ही नहीं है। जब हम इंटरनली ओरल ले करके उसको हम रोग को ठीक करने का एक उपक्रम देते हैं, हमारे पास 38 मेडिसिन है, तो हमें बाहरी किसी ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी पैथी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एक सीनियर साथी ने मुझको सलाह दिया कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आप लिख रहे हो तो ज़रा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखने में आप एलोपैथी की या आयुर्वेद की किताबों की नकल मत करिएगा, उनके तरीके से मत लिखिएगा, क्योंकि फिर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक अलग अनूठी छाप होनी चाहिए जो अभी तक किसी किताबों में नहीं आई। मुझे उनकी ये सलाह बहुत पसंद भी आई और
हालांकि उन्होंने सलाह मुझे दिया, लेकिन उसके पहले ही मैं इस पर काम कर रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम के आधार पर ही मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिख रहा हूं। मैं किसी चिकित्सा पद्धति की नकल करके उसकी पैथोलॉजिकल टेस्ट या उसके एटियोलॉजी को ले करके मैं अपनी किताब को नहीं लिख रहा हूं। इस नाते मैं बिल्कुल उस साथी का सम्मान करता हूं कि उन्होंने हमारा एक सही दिशा में हमको जाने की सलाह दी। ऐसे अच्छे सलाह का मैं स्वागत करता हूं। आप सबकी भी हमेशा आलोचनाएं ही नहीं होती हैं कि आप मेरी नकल करें या मेरी पकड़ करें कि मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, मेरी किताब में क्या गलत छप गया, कौन सी स्पेलिंग गलत छप गई, कौन सा अक्षर गलत छप गया। ये बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे डॉक्टर जसविंदर सिंह हैं, उन्होंने हमको बड़ी अच्छी सलाह दिया कि आपकी किताब जो आज छप के आई डॉक्टर अनिल, उसका वेट ज़्यादा हो गया, पेज आपने बड़े अच्छे क्वालिटी के लगाए तो उसका वेट ज़्यादा हो गया, बुक आप हल्की रखा करिए, उसका वेट कम रहा करे। तो मुझे भी लगा कि हाँ, पेज कुछ आवश्यकता से ज़्यादा मोटे हो गए, जिससे किताब का वेट बढ़ गया। और बाइंडिंग की तो कमी मेरी शुरुआती दौर से ही है, उसके लिए तो मैंने सबसे पहले ही आपसे क्षमा मांग लिया। इसलिए मैंने इस बार का प्रेस भी बदल दिया और इस बार आपको बेस्ट बाइंडिंग मिलेगी। आप किताब का अच्छा आकलन कर पाएंगे, किताब खोलने पे आपको अच्छी मिलेगी। और रेट भी अभी मैं जो प्रोसेस अपना रहा हूँ उससे रेट आपका बहुत ही कम रहेगा। इस नाते आप ये ना घबराएं कि रेट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अब आपका इलेक्ट्रिसिटी बची हुई है YE और GE, तो कल हम चर्चा करेंगे GE पर, यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पर। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए 24 घंटे का। कल आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।